जय हिंद दोस्तों। आज फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का पहला लेक्चर है। अभी तक आपने फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स चैप्टर पढ़ा था, जिसमें ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दी होती हैं उनको हमें पोस्ट करना था, या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। अब हमको दी होंगी बेटे ट्रायल बैलेंस के नीचे यानी कि बाद में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो अभी तक हमने सिर्फ एक ही पढ़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, इसका मतलब अभी तक अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इसीलिए उसकी अभी तक जर्नल एंट्री नहीं हुई, ना वो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। अगर बेटे उसकी रिकॉर्डिंग हुई होती तो वो जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में आया होता। आज हम खाली क्लोजिंग स्टॉक नहीं, बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाद दी होंगी। कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हो सकती है, कोई प्रीपेड रेंट हो सकता है, कोई एडवांस इनकम हो सकती है, कोई एक्रूड इनकम हो सकती है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और भी मैनेजर कमीशन, पता नहीं क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी मिलेंगी आपको इस चैप्टर में। तो ये क्या है सर? एडिशनल इंफॉर्मेशंस आर नथिंग बट द एरर्स and omissions done by the accountant while preparing the accounts. एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या होती है बेटे, उसको लॉजिक समझने की कोशिश करो। एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो हमारी वो एरर्स है, गलतियां जो हमने अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ गलतियां करी हुई हैं, या ओमिशंस हमने कुछ चीजें रिकॉर्ड करना भूल गए, वो है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ गलतियां करी गई अकाउंटेंट द्वारा या कुछ भूल चूक हो गई है अकाउंटेंट द्वारा, अब उसको फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त रेक्टिफाई करने का टाइम आ गया। अब गलत अकाउंट से गलत फाइनल अकाउंट्स तो नहीं बना सकते। हमने कितने अच्छे से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा है, हालांकि ये उतना टफ नहीं होने वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जितना, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करो। अगर अकाउंटेंट बिल्कुल सही होता, हर चीज की रिकॉर्डिंग सही हो चुकी होती, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आने का कोई मतलब ही नहीं है। हर चीज जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुकी है वो ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही होती। ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों नजर आती? ट्रायल बैलेंस के बाहर वो तभी है जब उसकी रिकॉर्डिंग करना आप भूल चुके हो या कुछ आपने गलती करी हुई है। समझ में आ रहा है बेटे? तो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में आपको सबसे पहले लिखना है एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशंस आर नथिंग बट द एरर्स एंड ओमिशंस done by the accountant and now it is our duty to rectify all the errors and omissions while preparing final accounts. समझ में आ रहा है बेटे? एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या चीज होती हैं? वो चीजें जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया या गलत कुछ उसने कर दिया, तो अब फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त उनको ठीक करना हमारी ड्यूटी है। उसके बाद मैं आपको एक पढ़ाने वाला हूं बेटे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल पहला बेटे, all
the items of trial balance will appear only once, either in trading account or in profit and loss account or in बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दी होती है, जैसे मशीनरी कहां आएगी, सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में। सैलरीज कहां आएगी, सिर्फ पी एंड एल की डेबिट साइड में। सेल्स कहां आएगी, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दी होती है वो आप सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड करते हो, ओनली वंस। और सेकंड गोल्डन रूल कहता है all the additional informations will always appear twice। हमेशा कितनी बार आएगी, 2 बार। एक बार बेटे डेबिट साइड में और एक बार क्रेडिट साइड। हमेशा 2 बार आएगी। क्यों सर, आज तक उसकी एंट्री या रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, तो अब करोगे ना, तो जब कोई भी जर्नल एंट्री मैं बनाऊंगा तो उसका एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये गोल्डन रूल आपको याद करना है। 2 पॉइंट लिखवाएं। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट क्या होती है सर? एडजस्टमेंट्स क्या होती है? एरर्स और ओमिशन अकाउंट्स बनाते वक्त हो गई अकाउंटेंट से, लेकिन क्योंकि अब हमें अपनी गलतियां या भूल चूक पता चल गई है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त ये हमारा फर्ज बनता है उसको हम ठीक करें। दूसरा गोल्डन रूल कहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दी हुई है वो सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होती है। कोई भी आइटम या तो ट्रेडिंग में आएगी या पी&एल में या बैलेंस शीट में, सिर्फ एक जगह। लेकिन जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होंगी उनका हमेशा 2 इफेक्ट होंगे, 2 बार आएगी, एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड। स्टार्ट करते हैं बेटे हम एडजस्टमेंट से। देखो बेटे, बहुत सारे टीचर्स स्कूल में या ट्यूशंस में आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट कैसे पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद जितनी एडजस्टमेंट दी होंगी वो साथ साथ समझाते रहेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन में अलग एडजस्टमेंट होंगी, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। हर क्वेश्चन में आपको लगेगा ये कुछ नया आ रहा है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा यार पिछले क्वेश्चन वाला तो कुछ काम ही नहीं आया। तो मैं पता आपको क्या कराने वाला हूं, पहले मैं आपको मोर और लेस सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सारी एडजस्टमेंट आपको आती होगी। फिर से समझो, मैं पहले आपको सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जितनी भी आपके कोर्स में हो सकती है मोर और लेस सारी पहले करा दूंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाना, आप चुटकी बजा के वो क्वेश्चन कर पाओगे। इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1। सबसे पहले आज देखते हैं कितनी एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको क्या दी होती है? क्लोजिंग स्टॉक, जो आप ऑलरेडी से रूबरू हो। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले एडजस्टमेंट का नाम क्या है मेरे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। देखो बेटे क्वेश्चन कैसे होगा। ट्रायल बैलेंस सपोज आपको गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऐसे आपको एक ट्रायल बैलेंस होगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। ट्रायल बैलेंस मैं बेटे इन एडजस्टमेंट को कराते वक्त ट्रायल बैलेंस या उसके बाद सिर्फ उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही चीजें दूंगा। ये ट्रायल बैलेंस का एक टुकड़ा है, एक्सट्रैक्ट। और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं लिखा। कहां लिखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक is valued at
₹50,000। बेटे ट्रायल बैलेंस की जो और आइटम है वो जहां जहां जानी है जाए, मैं सिर्फ किसके कंटेक्स्ट में करा रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल में है तो उससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं दिया, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन ध्यान दो बेटे, ये क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्यों है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि आज तक इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटेंट ने नहीं करी, तो उसकी रिकॉर्डिंग यानी कि अब करनी पड़ेगी। और रिकॉर्डिंग कैसे करते हो मेरे बच्चों, जर्नल एंट्री करके। तो कर लो ना जर्नल एंट्री, कैसे, आपको ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एक एसेट है जिसका डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना बेटे 50,000। और क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से ही क्लोजिंग बचता है, जो माल गोडाउन में पड़ा होता है खरीदा होता है उसी में से क्लोजिंग बचता है, तो ट्रेडिंग में जो स्टॉक हमारा आया होता है ओपनिंग और परचेज उसी में से क्लोजिंग बचता है। तो अगर डेबिट में होता है ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में होता है, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना बेटे 50,000, ये एंट्री बन गई। मैं क्या कह रहा हूं, दो इंपैक्ट करने हैं एडिशनल के, डेबिट और क्रेडिट। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, तो हमें क्या बनाना है बेटे, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसकी क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000, और दूसरा जब आप बनाते हो बैलेंस शीट उसकी एसेट साइड में लिखते हो स्टॉक 50,000। हो गए ना दो इंपैक्ट एंट्री के थ्रू, ये दो इंपैक्ट, ये आपको आता था क्लोजिंग स्टॉक वाला। मैं हर एक एडजस्टमेंट आपको ऐसे कराने वाला हूं कि उस एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, उसकी अगर जर्नल एंट्री पास करें तो क्या बनती है, और फाइनल अकाउंट्स में वो दो जगह पर आएगी। मैंने क्या कहा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट्स में दो जगह आएगी, एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड। देखो ये क्रेडिट साइड में आ रही है और बैलेंस शीट में एसेट मतलब ये डेबिट साइड में आ रही है। समझ में आ रहा है बेटे, दो इंपैक्ट होंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल में 50,000 दो बार आएगा, या तो ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, या P&L में और बैलेंस शीट में, मतलब दो बार आएगा फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो ये एक बार ट्रेडिंग में एक बार बैलेंस शीट में, इसका P&L में कोई काम नहीं है, दो बार आना था आ गया। समझ में आ गया बेटे, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल में दिया है तो दो बार आना ही आना है, कहां पर, एक बार ट्रेडिंग की क्रेडिट में एक बार बैलेंस शीट में एंट्री। क्योंकि अगर जर्नल एंट्री करना भूल गए तो अब करो, और जर्नल अगर करोगे तो उससे दो इंपैक्ट होंगे ही होंगे। स्टॉक एक एसेट है, यहां आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आपकी क्लियर हो गई बेटे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 2, जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी। इसका नाम है बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये टर्म आपको जानी पहचानी लगेगी, बहुत बहुत काम आने वाला है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते थे जो हैं इस साल के लेकिन पे नहीं करे गए। Those expenses which are of current year but not paid in current year, liability होते हैं ये हमारे, है। अब हुआ क्या, इसका क्वेश्चन देखो कैसे ड्राफ्टेड है। ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको 31 मार्च 2020 ईयर एंडेड का, और यहां पर लिखी है सैलरीज 60,000। बेटे डेबिट साइड में ही होगी ना सैलरी, तो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट में क्यों लिखूंगा, खर्चा ही हमारा। और एक खर्चा दे रखा है सपोज आपका वेजेस 15,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दोनों चीजें लिखी हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹5,000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3,000। ये दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में।
सैलरी और वेजेस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है और आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे एडिशनल में। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश कर रहा हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार समझने की आप कोशिश करो। हुआ क्या, जो सैलरी हमने कैश में पे कर दी होगी, जो हमने सैलरी कैश में पे कर दी होगी, उसकी एंट्री तो अकाउंटेंट ने कर दी सैलरी टू कैश, लेकिन उसने कभी एक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है अकाउंटेंट ने कि करंट ईयर का खर्चा पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, रिकॉर्डिंग होनी है। तो उसने जो सैलरी पे करी उसकी एंट्री तो कर दी, लेकिन इस साल जो सैलरी पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग रह गई, उसकी एंट्री करना वो भूल गया। वही काम उसने वेजेस के लिए किया, जो कैश में दिए थे उसकी तो एंट्री कर दी होगी, लेकिन जो वेजेस अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उनकी एंट्री करना वो भूल गया। तो अब कर दो एंट्री, किसने दिक्कत करी है? तो सॉल्यूशन मैंने क्या कहा, एडिशनल में वो तभी दी है ना, अगर बेटे उसने एंट्री करी होती आउटस्टैंडिंग सैलरी की, आपने जर्नल एंट्री चैप्टर में आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री पढ़ी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री पढ़ी है आपने। बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक्सपेंस एक मेन हेडिंग लिख ली जिसमें सैलरी हो, वेजेस हो, टेलीफोन हो, रेंट हो, कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो। तो हुआ क्या, अकाउंटेंट ने आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस को आज तक रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड किया होता, जर्नल एंट्री करी होती, तो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अलग अलग नजर आ रहे होते। समझ में आया? वो क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि सर इनकी एंट्री करना अकाउंटेंट भूल गया, उसको पता ही नहीं है कि आउटस्टैंडिंग चीजों की भी एंट्री होती है एज पर एक्रूवल कंसेप्ट, चाहे पेमेंट करी हो या ना करी हो, सारे की सारा खर्चा करंट ईयर का रिकॉर्ड होता है, उसको नहीं पता ये बोले। कोई बात नहीं, हम अब एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी की? सैलरीज अकाउंट डेबिट, पे कर दो। अगर सैलरी पे करते हैं तो सैलरी टू कैश, अगर पे नहीं करी तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये एंट्री होती है 5,000। पे करते तो सैलरी टू कैश, पे नहीं करी तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। पे करते तो कैश चला जाता है, नहीं पे कर रहे हो तो कर्जा पड़ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही वेजेस पे करता तो वेजेस टू कैश, पे नहीं कर रहा तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 3,000, ये एंट्री हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री हो गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री होती है। क्लियर है बेटा? इन दोनों की ये वाली एंट्री करना भूल गए थे, अब करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें सर? फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त, फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। ठीक है बेटे? अब सैलरीज देखो बेटे, मैं आपको आज रूल समझा रहा हूं। सैलरीज आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है। ट्रायल बैलेंस की आइटम कितनी बार जाएगी? एक बार, मतलब ये 60,000 की सैलरी एक ही बार रिकॉर्ड होगी। ऐसे 15,000 के वेजेस एक ही बार रिकॉर्ड होंगे, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस ये 5,000 भी 2 बार रिकॉर्ड होंगे, ये 3,000 भी 2 बार रिकॉर्ड होंगे। क्लियर? कैसे? देखो आप बताओ, सैलरीज कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टू सैलरीज। लेकिन बेटे सैलरी से मिलता जुलता एक और चीज है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना बेटे, सैलरीज को सीधा बाहर नहीं करेंगे, हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 60,000, क्योंकि सैलरी से मिलता जुलता एक आपको एडिशनल दिया तो हमने मार्क लगा दिया। मार्क लगाने का मतलब ये है
कि सैलरी को डालना तो P&L में है, लेकिन सीधा बाहर मत भेजो, इनर कॉलम में भेजो, क्योंकि इसमें कुछ एरर कर रखी है अकाउंटेंट ने। पूरी सैलरी रिकॉर्ड नहीं करी, सिर्फ जो कैश में पे करी थी 60,000 वो रिकॉर्ड कर दी, जो पे नहीं करी वो रिकॉर्ड नहीं करी। तो ये करेक्ट नहीं है। अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है, प्लस माइनस होना बाकी है। हाँ, सैलरी नो डाउट P&L में डेबिट होता है, P&L में डेबिट ही किया है, लेकिन आउटर में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी हुई है, तो एडजस्टमेंट में प्लस माइनस कुछ होगा। ऐसे वेजेस नो डाउट ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, वेजेस ट्रेडिंग में ही आएगा 15,000, लेकिन इनर कॉलम में बेटे डेबिट साइड में ही आएगा ना। वेजेस याद है ना, फैक्ट्री मजदूरी के जो देते हैं फैक्टर के लेबर को, ट्रेडिंग में आता है। सैलरी जो ऑफिस के स्टाफ को देते हैं डेबिट में। तो बेटे ये बात तो तय है कि सैलरी P&L में आएगी, वेजेस से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको भी मार्क लगाएंगे। मार्क हम पहले ही लगा लिया करेंगे, हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो ट्रायल बैलेंस को पूरा पढ़ेंगे, फिर सारी एडिशनल पढ़ेंगे, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जो दी होगी उससे रिलेटेड जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर उसमें मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाएंगे किस लिए? ताकि उसको भेजना ट्रेडिंग में लेकिन अंदर रखेंगे, भेजना P&L में लेकिन अंदर रखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी है। इसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ सकता है। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस की आइटम वहीं जाएगी जहां उसको जाना है, और जाएगी भी एक बार। ये 60,000 15,000 एक बार लिखना था, लिख दिया इस रूल के हिसाब से। ट्रायल बैलेंस वाली आइटम एक ही बार जानी है, और जो जगह मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी वहीं जानी है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एडिशनल, तो आपको बस उसको इनर कॉलम में रख देना। इतना काम तो कर सकते हो, और इतने काम के लिए मार्क पहले ही लगा के रखेंगे। मतलब जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, तो पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ो, पूरी एडिशनल पढ़ो, एडिशनल जो जो दे रखी है उससे रिलेटेड आइटम्स को, जैसे मैं जैसे पढ़ूंगा ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी पे मार्क लगा लूंगा। जैसे मैं पढ़ूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे मार्क लगा लूंगा। मार्क लगाने से क्वेश्चन में बस मुझे ये पता है कि इसको सीधा बाहर नहीं भेजना, इनर कॉलम में रखना है। भेजना ट्रेडिंग में ही है लेकिन इनर कॉलम में, क्योंकि मार्क बता रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट है। भेजना P&L के डेबिट में ही है लेकिन इनर कॉलम में, क्योंकि मार्क लगा हुआ कुछ प्लस माइनस करना है। क्लियर? अब क्या प्लस माइनस करना है ये देखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 दे रखी है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आज तक नहीं हुई, तभी तो एडिशनल में दी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की अब एंट्री कर लो। सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करना है। अब सोचो, सैलरी अकाउंट डेबिट करने का क्या मतलब है? सैलरी ऑलरेडी डेबिट में, डेबिट और डेबिट क्या होते हैं? प्लस। तो आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 5,000, 65,000। तो डेबिट, डेबिट में क्या होता है? प्लस। देखो बेटे, डेबिट और डेबिट क्या होते हैं? प्लस। क्रेडिट और क्रेडिट क्या होते हैं? प्लस। डेबिट क्रेडिट हो या क्रेडिट डेबिट हो, वो क्या होते हैं? माइनस। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। दो डेबिट आपस में प्लस होते हैं, दो क्रेडिट आपस में प्लस होते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, सैलरी अकाउंट ऑलरेडी डेबिट में ही पड़ा तो प्लस होगा। तो हमने एक इफेक्ट दिखा दिया इसका। दूसरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी एक लायबिलिटी है, वो पैसा जो देना था दिया नहीं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना बेटे? 5,000। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन 5,000 दो बार आनी थी, एक बार ये आ गई, एक बार ये आ गई। और लॉजिकली समझा हुआ क्या सर? हमारी करंट ईयर की जो सैलरी का खर्चा था वो 65,000 था। ध्यान देना मेरे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं। करंट ईयर 2019-20 ये पूरा हमारा करंट ईयर में सैलरी का कितना एक्सपेंस था? 65,000 देने थे। 60 दे दिए, 5 नहीं दिए। तो जो 60,000 दे दिए उसकी एंट्री तो अकाउंटेंट ने कर दी, जो 5,000 नहीं दिए उसके अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं करी। लेकिन एक्रूअल कांसेप्ट क्या कहता है? करंट ईयर का पूरा खर्चा रिकॉर्ड होगा, पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। तो करंट ईयर का खर्चा तो 65 है, पेमेंट हुई हो
या ना हुई हो, तो 65 का खर्चा है तो एक्सपेंस साइड में 65,000 ही रिकॉर्ड करूंगा मैं। ये लॉजिक है। कई कहते हैं आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दो, बात खत्म। क्यों यार, एंट्री करनी हमें आती है, लॉजिक हमें आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एग्जाम में बैठोगे तो जरूरी नहीं इतने कंसेप्ट लगाओगे, आपको धीरे धीरे अपने आप ये ट्रिक्स पता चल जाएगी कि इसको ऐड करना और लायबिलिटी दिखाना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के कितने इंपैक्ट है? 2। क्या करा, खर्चे में ऐड कर दिया और लायबिलिटी बना दी। दूसरा, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है 3,000 का, तो हमने वेजेस को भी डेबिट कर रखा है और डेबिट कर दो 3,000 से, टोटल वेजेस को 18 से डेबिट करना है, और पेमेंट नहीं हुई इसलिए हमारी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 3,000। तो ये भी बेटे हमारे पास 2 बार इंपैक्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं बेटे। करंट ईयर के वेजेस हमारे थे 18,000, जिसमें से 15 पे करें, 3 पे नहीं करें। जो पे कर दी है उसकी एंट्री तो अकाउंटेंट ने कर दी, जो पे नहीं करे अकाउंटेंट उसकी एंट्री करना भूल गया। लेकिन एक्रूवल कांसेप्ट कहता है करंट ईयर का पूरा खर्चा रिकॉर्ड करोगे, चाहे पेमेंट हुई हो या ना हुई। तो पूरा खर्चा तो मैंने 18,000 रिकॉर्ड कर दिया ना वेजेस का, पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। तो जो नहीं पेमेंट हुई वो हमारी लायबिलिटी भी तो होती है। तो 2 इंपैक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको मैंने एंट्री क्या करनी थी नहीं करी, एंट्री के थ्रू भी समझा दिया। डेबिट वाला डेबिट में, तो मैं अगर इसका ट्रीटमेंट समझाऊं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपको एडिशनल में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसके क्या 2 इंपैक्ट होंगे। पहला सर, ये रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा ये लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के आ जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर एडजस्टमेंट में दे रखे हैं तो उसके 2 ट्रीटमेंट, वो अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो जाता है। जैसे वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस उसमें ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में, मतलब रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लॉजिकली भी समझाया आपको, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करना भूल गया, कर दो, यही तो होती थी एंट्री जर्नल में। आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री करना भूल गया, कर दो एंट्री, राइट। और एंट्री अगर करना भूल गए तभी तो एडिशनल में दिया है, तो अब एंट्री कर दी। अब एंट्री करी, उसके इंपैक्ट डालो फाइनल अकाउंट्स में, 2 इंपैक्ट डालो, एक डेबिट एक क्रेडिट। सैलरी को डेबिट करना है, सैलरी डेबिट में था और डेबिट कर दो, तो डेबिट डेबिट प्लस, तो ये तो हो गया अब क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी। ऐसे वेजेस को डेबिट करना 3,000 से, वेजेस ऑलरेडी डेबिट में है और 3,000 से डेबिट कर दो 18,000। और आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग खर्चे हमारी लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी में। या फिर एक और लॉजिक, एक्रूवल कांसेप्ट कहता है करंट ईयर का खर्चा दिखाना है, सिर्फ करंट ईयर में, पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, कम हो ज्यादा हो, सिर्फ करंट ईयर का खर्चा। तो करंट ईयर में सैलरी का खर्चा 60,000 नहीं है, 65,000 है। दिया 60 है ना, लेकिन उससे 60 देने से ये थोड़ी कि खर्चा 60 है, 65,000 है पूरे साल का खर्चा हमारा, जिसमें से 60 दिया, 5 नहीं दिया, दिखाएंगे पूरा 65 P&L में। ऐसे ही वेजेस का खर्चा 18,000 है, पेमेंट हुई है 15 की, 3 की नहीं हुई, तो पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, खर्चा तो पूरा दिखाओगे 18। क्लियर है। और बेटे लायबिलिटी तो है ही, लायबिलिटी, तो हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करना और लायबिलिटी बतानी है। आउटस्टैंडिंग खर्चे को उसके रिस्पेक्टिव खर्चे में ऐड करना है और लायबिलिटी 2 बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये 5,000 2 बार आया, 1 बार 2 बार, ये 3,000 2 बार आएगा, 1 बार 2 बार। फाइनल अकाउंट्स में ये 3 चीज तो बना दी। क्लियर है बेटे। तो ट्रेडिंग हमने क्या करा, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी, एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में उसमें मार्क लगाया, मार्क लगाने के बाद जो आइटम जहां जानी थी, सैलरी P&L में डेबिट
P&L में डेबिट ही होगी, लेकिन क्योंकि मार्क लगा है तो उसको हम इनर कॉलम में रख लेंगे ताकि कुछ प्लस माइनस कर सके। ऐसे वेजेस डेबिट वाले ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे, डेबिट साइड में ही आएंगे, लेकिन क्योंकि मार्क लगा है इनर कॉलम में रख लो। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम एक एक बार आती थी, आगे 15 और 60। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, तो और रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी, जो पेमेंट हुई वो तो रिकॉर्ड होगी, जो नहीं हुई वो भी रिकॉर्ड करो। तो टोटल सैलरी का खर्चा 65,000। पे नहीं करी तो लायबिलिटी भी बना दो, एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी। एग्जाम में कोई एंट्री करके नहीं आनी है आपको, एग्जाम में तो आपको ये बनानी है बस। ऐसे बेटे आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखे 3000, इसका मतलब 15 पे करें या जो पे नहीं करें वो भी तो हमारा खर्चा है ना इस साल का, तो टोटल खर्चा 18,000। पेड और नॉट पेड आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग क्योंकि पे नहीं करे तो हमारी लायबिलिटी भी है 3000। तो दो एडजस्टमेंट मैंने करा दिए आपको। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडिशनल में दिया हो तो क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी दिया हो एडिशनल में तो क्या करना है वो भी मैंने आपको करा दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 पर चलते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। और बेटे एडजस्टमेंट नंबर 3 देखते हैं, और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हो सकता है, वो होता है बेटे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं बेटे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो है नेक्स्ट ईयर के आपने पे कर दिए करंट ईयर में। अब क्योंकि ये करंट ईयर का तो खर्चा नहीं है, अगले साल का है, सिर्फ पे कर दिया। तो याद करो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होता था, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे वो खर्चे जो है नेक्स्ट ईयर के दे दिए इस साल। अब खर्चा अगले साल का है, एक्रूअल कहता है अगले साल का खर्चा अगले साल रिकॉर्ड होगा एज अ एक्सपेंस। इस साल तो सिर्फ इस साल के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर इस साल आपने नेक्स्ट ईयर का खर्चा पे कर दिया तो वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है, जो कि हमारी एसेट है। तो अब क्या दे रखा है देखो, फिर से हमें कोई ट्रायल बैलेंस दे रखा है जो 31 मार्च 2020 का है, और यहां पर हमें खर्चा दिया रेंट 1,50,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है प्रीपेड रेंट ₹30,000। ट्रायल बैलेंस में आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है रेंट से रिलेटेड, प्रीपेड रेंट, तो मैं मार्क तो लगा ही लूंगा। मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, उसमें रेंट है, फिर एडिशनल पढ़ा प्रीपेड रेंट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी तो मैंने मार्क लगा लिया। इसका मतलब क्या है कि जब मैं सॉल्यूशन करूंगा, रेंट कहां था बेटे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में ही आएगा, लेकिन मैं उसको इनर कॉलम में रखूंगा 150, क्योंकि मुझे पता है इससे रिलेटेड एडिशनल दे रखी है तो कुछ प्लस माइनस करना हो सकता है। सर ये क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं आपको लॉजिकली बताने की कोशिश करता हूं। हमने अपने मकान मालिक को रेंट दिया 1.5 लाख कैश में, मैंने कहा लो सर 1.5 लाख का किराया, जिसमें से अगले साल का है 30,000 एडवांस में चला गया, एडवांस पे कर दिया, प्रीपेड हो गया। लेकिन अकाउंटेंट है हमारा नालायक, उसे नहीं पता, हमने जब रेंट पे करा उसने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 150। ये रॉन्ग एंट्री है, क्योंकि करंट ईयर का रेंट थोड़ी है 1.5 लाख। रेंट अकाउंट तो सिर्फ करंट ईयर के खर्चे से डेबिट हो सकता है। हकीकत क्या है, 1.5 में से 30 तो अगले साल के हैं, तो जो अगले साल का खर्चा है वो तो हमारा खर्चा नहीं है, एसेट है। हमें एंट्री करेक्ट पता क्या करनी चाहिए थी,
वो डेबिट होना था। प्रीपेड रेंट एक एसेट है, वो अलग से डेबिट होनी थी 30,000, और टू कैश 150। ये करना चाहिए था हमें बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप देखो बेटे, अगर हम कॉमन की बात करें तो क्रेडिट वाला क्रेडिट से चला जाता है, मैच हो गया, कॉमन पार्ट ढूंढा। रेंट में भी कॉमन पार्ट ढूंढा यहां पर, तो यहां पर अभी भी कितने बच गए? 30,000। रॉन्ग में 30 बच गए, रॉन्ग वाले को अपनी सीट छोड़ के क्रेडिट में आना पड़ेगा टू रेंट, कितना बेटे? 30,000। और करेक्ट वाला अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, प्रीपेड रेंट को डेबिट कर दो, कितने से? 30,000। ये हो जाती है हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, प्रीपेड रेंट टू रेंट। अब आप फाइनल अकाउंट्स में इतना कुछ करोगे, मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है, आप लोगों का सारा टाइम इसमें ही खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बार समझा रहा हूं। हुआ क्या, अकाउंटेंट ने मान लिया 1.5 लाख जो हमने दिया है ना किराया, उसकी एंट्री कर दी रेंट टू कैश। उसने सोचा सारा ही खर्चा है, उसको ये पता ही नहीं, उसने कहा जो कैश होता है ना वही खर्चा होता है, आउटस्टैंडिंग वाले को इग्नोर कर देता है, प्रीपेड वाले को इग्नोर कर देता है, नालायक सा अकाउंटेंट रख रखा हमने। तो हमें अब पता चला यार नहीं, इसमें से खर्चा तो एक 20 है और अगले साल का 30 है, तो इसको खर्चा एक्सपेंस मानना होता है और इसको एसेट मानना होता है। ये एंट्री होनी थी। तो अब इसकी वजह से हमें रेक्टिफाई क्या करना है? प्रीपेड रेंट को डेबिट करना है, क्योंकि सही वाला अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, और जो गलत वाला बच गया डेबिट में, उसको सीट छोड़ के क्रेडिट में आना पड़ेगा। ये मुझे फाइनल अकाउंट्स के अंदर ठीक करना है। इस चीज को कैसे करूं मैं? प्रीपेड रेंट को डेबिट कर रहा हूं मैं, मतलब प्रीपेड रेंट एक एसेट है, तो मुझे क्या करना है बेटे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाऊंगा प्रीपेड रेंट 30,000। ये इंपैक्ट होगा डेबिट वाला, इसको हमें एसेट क्रिएट करना है, एसेट, ये देखो। और टू रेंट, रेंट को कम करना है। देखो रेंट क्रेडिट हो रहा है, रेंट डेबिट हो रहा है, डेबिट वाली चीज को क्रेडिट करना तो मतलब माइनस करना है। प्रीपेड को हमें क्या करना है? माइनस 30,000। तो करेक्ट P&L में रेंट कितना आ गया? 120। ये रहा फाइनल अकाउंट्स का सॉल्यूशन। एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये करके दिखाओगे। ट्रायल बैलेंस के आइटम 1.5 लाख एक बार आई, एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 बार आती। सर चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट समझाया है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस ही P&L में डेबिट हो सकता है। तो अब सोचो, रेंट 1.5 लाख दिया, जिसमें से 30 अगले साल का है, तो करंट ईयर का कितना है? 120, तो सिर्फ वही डेबिट होगा ना। अगले साल का जो रेंट दिया वो हमारी एसेट है, तो एसेट में दिखाओ ना, एक्सपेंस से हटाओ, एसेट में दिखाओ। तो बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस को हमने क्या करा सर? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से तो कर दिया हमने माइनस, और एक एसेट क्रिएट कर दिया हमने। 2 ट्रीटमेंट होते हैं ना एडिशनल के। देखो बेटे, इतना कुछ बिल्कुल नहीं करना है हमने प्रीपेड रेंट 30,000 को आज तक कंसीडर ही नहीं किया, पता ही नहीं है, तभी तो एडिशनल में है। अब पता चला तो ठीक करना पड़ेगा कि यार 1.5 लाख में से 30 तो अगले साल का है, तो इस साल का कितना है? 120। तो सिर्फ P&L में तो इस साल का खर्चा ही डेबिट करोगे 120। जैसे पिछले क्वेश्चन में खर्चा 65 था तो 65 डेबिट किया, पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। और अगर ज्यादा पेमेंट कर दी तो भी हमें माइनस करना है, सिर्फ करंट ईयर का खर्चा दिखाना है, कुछ भी हो जाए। तो 1.5 में से 30 अगले साल के, तो करंट के 20 है, तो प्रीपेड माइनस ही तो करोगे। और खर्चा हटाओ, क्योंकि प्रीपेड हमारा एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि क्या होता है? एसेट। एसेट बनाओ, चाहे एंट्री के रूप में कर लो, चाहे लॉजिक के रूप में कर लो, जैसे मर्जी कर लो। फाइनल अकाउंट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 बार आएगी बेटे, क्योंकि उसका अभी तक डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ, तो करना पड़ेगा। ये डेबिट हो गया, और डेबिट में से माइनस कर रहे हो मतलब क्रेडिट। हर तरीके से
प्रीपेड को माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1.5 लाख रुपए जो आपने कैश में दिया वो सारा करंट ईयर का नहीं है, 30 अगले साल का, तो करंट ईयर का 21 है। और एक्रूअल में P&L में ट्रेडिंग में चाहे एक्सपेंस दिखा रहे हो या इनकम दिखा रहे हो, सिर्फ करंट ईयर की आएगी। एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर की इनकम रिकॉर्ड होगी ट्रेडिंग P&L में। अगले साल का एक्सपेंस और इनकम अगले साल के ट्रेडिंग P&L में जाएगा, तो वो इस साल की या तो एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। राइट बेटे? जैसे प्रीपेड रेंट, अगले साल का जो किराया देता हूं, बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, बेसिकली क्या है बेटे? क्यों बनी है मेरी एसेट? बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। जिस चीजों का बेनिफिट भविष्य में मिलना है वो मेरी एसेट है, जिस चीज का बेनिफिट देना है वो मेरी लायबिलिटी है। तो प्रीपेड कोई भी खर्चा हो, प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, प्रीपेड सैलरी हो, सारी माइनस होंगी, क्योंकि वो खर्चा नहीं है, एसेट है। तो खर्चे से हटाओ, एसेट बनाओ, तब करंट ईयर का खर्चा अपने आप आ जाएगा। सही, लॉजिकली भी समझा रहा हूं आपको, है ना? अब अगली एडजस्टमेंट चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 वो है बेटे हमारी एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स याद करो, वो इनकम्स होती हैं जो है तो इस साल की लेकिन मिली नहीं है इस साल की मिली नहीं है। तो क्या हो गया सर? इस साल की इनकम है तो इस साल में ही रिकॉर्ड होगी P&L की क्रेडिट साइड में, मिली हो या ना मिली हो। और बेनिफिट टू बी रिसीव्ड, भविष्य में वो इनकम मिलेगी तो वो एसेट भी है हमारी। तो देखते हैं सर एडजस्टमेंट नंबर 4 में सपोज एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2020 का, और आपको एक इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है मेरे बच्चों, कोई 16,000 का ट्रायल बैलेंस के अंदर, है ना? और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है अक्रूड इंटरेस्ट। बेटे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है खर्चों के लिए, एक्रूड वर्ड यूज होता है इनकम के लिए। खर्चा जो देना है, देखो मैंने आपको समझाया था ना, ड्यू बकाया, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड। ड्यू का मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग होता है जो पैसा अभी देना है, एक्रूड होता है जो पैसा लेना है, इसके लिए यूज है ना बेटे? ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो लिखा एक्रूड इंटरेस्ट ₹1000, ये एडिशनल में दे रखा था आपको। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा सर? इनकम में तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में ही दी होगी ना। तो अब बेटे ये ट्रेडिंग में तो नहीं आती, सॉल्यूशन कर रहे हैं अगर हम, तो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने पढ़ा इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज जो इस साल का है लेकिन मिला नहीं, तो इससे रिलेटेड है तो हमने मार्क लगा लिया। तो इंटरेस्ट इनकम हमारी P&L की क्रेडिट साइड में आएगी बेटे, क्रेडिट साइड में। कोई भी इनकम सेल और क्लोजिंग स्टॉक छोड़ के सारी की सारी इनकम P&L के क्रेडिट साइड में आती है, आएगी अभी भी P&L के क्रेडिट में, क्योंकि मार्क लगा हुआ है। कुछ एडजस्टमेंट करने तो इनर कॉलम में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना बेटे? 16,000। अब ये एक्रूड इंटरेस्ट है, वो ब्याज जो इस साल का है लेकिन मिला नहीं है। तो सर क्या करें? इस साल का है ना तो इस साल में ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। करंट ईयर की इनकम 17,000 है, मिली हो या ना मिली हो, ये हमने आज तक ना रिकॉर्ड ही नहीं करी। एडिशनल में तभी तो है, अकाउंटेंट ने क्या करा, सिर्फ जो कैश में इनकम आई वो तो रिकॉर्ड कर ली, जो इस साल की इनकम है लेकिन मिली नहीं उसको पता ही नहीं। एक्रूअल कंसेप्ट भी कुछ होता है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है करंट ईयर की इनकम पूरी P&L में क्रेडिट करोगे, चाहे मिली हो या ना मिली हो, तो ऐड हो जाएगी। और दूसरा बेटे इंपैक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट कितना बेटे? 1,000।
एसेट क्रिएट हो जाएगी। बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, ये भी तो ब्याज मिलना है, तो एक्रूड इनकम की क्या दो इंपैक्ट करे हमने बेटे, एक तो रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड हो जाएगी और दूसरा एसेट क्रिएट हो जाएगी, बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। क्यों, लॉजिक समझा दिया ना बेटे। एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करो, एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री सॉल्यूशन में। अगर मैं इसकी एंट्री करूं एक्रूड इंटरेस्ट की, तो एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ये एंट्री बनती है 1000। अब जर्नल एंट्री चैप्टर में मैं समझा चुका हूं। एक्रूड इंटरेस्ट ये एंट्री करना भूल गए तो अब कर लो। अब एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, एक एसेट है, एसेट बना दिया। इंटरेस्ट एक इनकम है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, ऐसे भी लॉजिक समझ लो। या फिर और क्या समझाया मैंने, 16,000 का ब्याज मिला इस साल, 1,000 का नहीं मिला, तो इस साल का जो ब्याज की इनकम है मेरी 17 की है, मिली इतनी इतनी नहीं मिली, तो मुझे तो एक्रूअल कांसेप्ट के हिसाब से पूरी करंट ईयर की इनकम दिखानी है, चाहे मिली हो या ना मिली हो, पूरी 17 दिखाऊंगा। क्लियर। उसके अलावा जो पैसे नहीं मिले, बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, डेटर्स की तरह भी, तो डेटर से भी पैसा लेना, ये भी पैसा लेना, जब वो एसेट है तो ये क्यों नहीं होगी। तो एडिशनल के दो इंपैक्ट है, जा एक बार यहां एक बार यहां, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही बार आती है। और आज की क्लास की लास्ट एडजस्टमेंट करा रहा हूं मेरे बच्चों में, एडजस्टमेंट नंबर 5, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, बेटे ये एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गई हमारी। अब मैं कर रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 5। ये सारी एक जैसी, इसलिए आज करना बहुत जरूरी है, अगली बार इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या मतलब है, अगले साल की इनकम मुझे आज ही मिल गई, मैंने बच्चों से अगले साल की फी, मैं कहा बेटे जो भी बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं 12th की फीस अभी जमा करा दो, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, लाइक दैट। तो ये तो अगले साल की इनकम है ना, मैंने अभी ले ली, तो ये मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि पैसे तो अभी ले लिए, सर्विसेज देना बाकी है। बेनिफिट टू बी गिवन इन फ्यूचर, लायबिलिटी। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, डेबिट क्रेडिट, और आपको बेटे एक क्रेडिट साइड में कमीशन लिखा है 50,000 का इनकम है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000, ऐसा लिखा है। 50,000 जो कमीशन आया उससे रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है, क्योंकि ये रिसीव्ड है, ये भी क्रेडिट है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम की बात हो रही है, तो एक मार्क लगा लूंगा। अब चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, कमीशन इनकम हो, सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट होगी बाय कमीशन, कितना बेटे 50,000। इनर कॉलम में क्यों लिख दिया, क्योंकि मार्क लगा है। अब अकाउंटेंट को पता ही नहीं है, वो फिर नालायक है, 50,000 कमीशन मिला ना, तो उसने एंट्री कर दी कैश टू कमीशन 50,000, उसको कोई मतलब नहीं है, जिसमें से 10,000 तो अगले साल का है। समझ रहे हो बेटे, जो 10 अगले साल का है वो तो मेरी लायबिलिटी है, इस साल का कमीशन तो सिर्फ 40 है। देखो ये बाद में हमें पता चला 50 में से 10 तो अगले साल का है, उसने सारी की सारी इनकम मान के ट्रायल बैलेंस में लिख दी। 50 में से जो 10 अगले साल का है, तो इस साल का कितना है 40, तो पीएटएल में तो सिर्फ इस साल की इनकम दिखानी है, कुछ भी हो जाए तो मैं एडवांस कमीशन माइनस कर दूंगा बेटे, कितना 10,000, तो कितना रह जाएगा करंट ईयर का 40,000। और ऐसे जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसकी लायबिलिटी साइड में लिखोगे एडवांस कमीशन रिसीव्ड
कितना बेटे? 10,000। ये मेरी लायबिलिटी होता है बेटे, समझ में आ रहा है आपको? देखो आपने फिर से क्या गलती करी होगी, अगर मैं बात करूं, उसने कर दिया कैश टू कमीशन 50,000 पूरा इनकम मान ली, जबकि कैश डेबिट होना था 50 से, कमीशन क्रेडिट होना था इस साल का 40 से, और एडवांस कमीशन आपकी लायबिलिटी बननी थी 10,000 की। ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग करा है, ये करेक्ट है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनती? कैश से कैश खत्म, कमीशन जो 50 वाला 40 से कॉमन खत्म, अभी भी 10,000 का बच जाएगा, तो रॉन्ग वाला क्रेडिट में बचा तो कर दूंगा डेबिट, कमीशन हो रहा है डेबिट, और करेक्ट वाला अपनी सीट नहीं छोड़ेगा टू एडवांस कमीशन 10,000। ये मुझे फाइनल अकाउंट्स में करना है, कमीशन को डेबिट करना है, एडवांस कमीशन को क्रेडिट करना है। तो एडवांस कमीशन तो मेरी क्रेडिट लायबिलिटी बन गई, और कमीशन डेबिट करना है, कमीशन क्रेडिट वाला अब डेबिट करना है, क्रेडिट में डेबिट करूंगा तो माइनस। ये चाहे आप एंट्री के थ्रू समझ लो या लॉजिकली, क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ध्यान दो। 50,000 का कमीशन मिला, तभी तो क्रेडिट साइड में इनकम की बात हो रही है। अकाउंटेंट को नहीं पता था उसमें से 10,000 तो अगले साल का है, तो इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था। तो अब जब पता चल गया कि 50 में से 10 अगले साल की इनकम है, तो इस साल की 40 रह गए, तो एडवांस माइनस कर दो, और अगले साल की इनकम तो इस साल हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी क्रिएट करो ना, बेनिफिट टू बी गिवन सर्विसेज। मैंने फीस अभी ले ली, लेकिन अभी पढ़ाना बाकी है, तो वो मेरी लायबिलिटी है ना, पढ़ाना बाकी है, बोझ हो गया। तो बेटे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट। बताओ दो ट्रीटमेंट क्या हो रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के? एक तो रिस्पेक्टिव इनकम में से हम क्या करते हैं बेटे? उसको माइनस, और दूसरा लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। दो चीजें ये करना। लॉजिकली हमारी करंट ईयर की इनकम 50 नहीं है 40, तो पीएनएल में 40 ही क्रेडिट होगी, और 10,000 जो एडवांस इनकम होती है वो मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रिएट कर। तो बेटे ऐसी ही एडजस्टमेंट, आपको लग रहा होगा कि आज का टॉपिक, आज की क्लास बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है बेटे। आपको सारी एडजस्टमेंट ऐसे समझ के फिर जब आप क्वेश्चन पे उतरोगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में कुछ और एडजस्टमेंट्स और कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे इन्हीं एडजस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का। ठीक है बेटे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।